तो आज का जो अपना टॉपिक है ये है लोक प्रशासन के सिद्धांत और संगठन के सिद्धांत। ये अपनी एक मेन हेडिंग है और इस हेडिंग के जो टॉपिक्स हैं इनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में देखने वाले हैं। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत और संगठन के सिद्धांत को हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कि टेलर का जो सिद्धांत है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी के लिए है। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत को हम कवर करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक अपना होगा प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण, यानी कि फायोल ने जो सिद्धांत दिया प्रशासन के लिए और संगठन के लिए उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा नौकरशाही दृष्टिकोण, यानी कि मैक्स वेबर की बात। फिर इसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट का सिद्धांत हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट रहेगा मानव संबंध उपागम, एल्टन मायो का जो सिद्धांत है ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद संगठन में निर्णय का क्या महत्व है, निर्णय कैसे लिए जाने चाहिए, इसके बारे में साइमन के सिद्धांत की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा सामाजिक व्यवस्था उपागम, चेस्टर बर्नार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जब हम चेस्टर बर्नार्ड की बात करेंगे तब तक हम इसके 7 वीडियो बना लेंगे। फिर इसके बाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3 पार्ट में वीडियो रहेगा। पहले पार्ट में क्रिस आर्गेरिस के सिद्धांत रहेंगे, दूसरे पार्ट में मैस्लो और फ्रेडरिक हर्जबर्ग के सिद्धांत रहेंगे और उसके बाद सबसे आखिर में डगलस मैकग्रेगर और विक्टर ब्रूम की। तो ये सभी जो नाम हैं जब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, इनके बारे में इनकी छोटी छोटी बायोग्राफी भी देख लेंगे सभी थिंकर्स के बारे में। इनकी बायोग्राफी और इनका एजुकेशन, इनका कैरियर, इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो हम एक बैकग्राउंड में समझ पाते हैं कि इनका सिद्धांत किस तरीके का होगा। तो इस तरीके से ये जो नाम आपको पहली बार अभी देखने में अटपटे से लग रहे होंगे, जब हम इनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे तब आपको ये नाम बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर जैसे लगने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। तो आज हमें बात करनी है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की, यानी कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को या संगठन को वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में बात बताई है टेलर ने। तो आज के टॉपिक को हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद टेलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे कि इनका एजुकेशन क्या था, इनका ऑक्यूपेशन क्या था और इनका फिर कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है और बाद में हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो लोक प्रशासन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसमें कमियां क्या हैं, यानी इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन इसके बाद हम करने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं, प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। तो जितने भी प्रशासन के सिद्धांत हैं उसमें से हम सबसे पहले इनको ले रहे हैं और वैज्ञानिक जो प्रबंधन दृष्टिकोण है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जितने भी अप्रोच होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की उनमें से एक है। तो अब आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो सिद्धांत है इसका कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एक शब्द आपको याद रखना है, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो रीज़न था जिसकी वजह से जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, उनमें बड़ी जटिलताएं आने लग गई, कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई। तो उन जटिलताओं को सुलझाने के लिए टेलर भाई साहब ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है वो वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा दिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। तो यानी कि इसके कारण क्या है, इसका कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से संगठन में जो समस्याएं पनप के सामने आईं, औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप जो भी समस्याएं आई हैं उन्हीं को फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने समाधान किया और समाधान का जो उनका अप्रोच था उसी अप्रोच को कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। ठीक, तो एक तरह से कह सकते हैं कि
संगठन या प्रशासन के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है किसने सबसे पहले दिया? टेलर ने दिया। टेलर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1856 में इनका जन्म होता है पेंसिल्वानिया में, और फ्रांस और जर्मनी में इनका एजुकेशन होता है, और इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर बन के ये निकलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद कम उम्र से ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। 1878 में ये एक श्रमिक के रूप में जिस कंपनी में गए, उसी कंपनी में 1884 में, मतलब मात्र 6 वर्षों में वहाँ के चीफ इंजीनियर बन गए, और उसके बाद 1890 में कंपनी के जनरल मैनेजर भी बन गए। फिर उसके बाद 93 तक इन्होंने कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में न्यूयॉर्क में अपना कार्यालय खोल लिया, यानी कि अब दूसरी जो कंपनी है उनको ये कंसल्टेशन देने लग गए। तो इस पूरे अपना जो इनका टाइम पीरियड था, 18 साल से ये लग गए थे काम पे, तो इस दौरान इन्होंने पूरी जो इनका कोशिश थी वो इस बात पे थी कि जहाँ भी ये रहें वहाँ उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, उस संगठन का उत्पादन बढ़ा दें, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो इनसे हो सकता था, क्योंकि ये इंजीनियर थे तो इन्होंने बहुत सारे औजारों का आविष्कार किया। कुछ औजारों को यहाँ नाम दिया हुआ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। फिर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इसको समझ पाएंगे। अब इसके बाद कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो भी औजार विकसित किए उसका उद्देश्य ये था कि भाई काम जो है उसकी दक्षता बढ़ जाए, जो कार्य निष्पादन है उस पे इनका वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, इस पे इनका जोर था। अब इनकी कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। तो इन्होंने जो इनका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, कीन ऑब्जर्वेशन जो था इनका, उसके बाद इन्होंने उत्पादन और दक्षता सुधारने, यानी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए और इफ़िशियंसी भी अच्छी होनी चाहिए, इस सोच से इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं तो इस प्रकार से हैं। ये महत्वपूर्ण है। पीस रेट सिस्टम हो गया, शॉप मैनेजमेंट लिखा इन्होंने, फिर उसके बाद द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, ये इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अब बात करते हैं इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए इन्होंने आधारभूत क्या सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि देखिए, आप यदि प्रबंधन में त्रुटियों पर विजय पाना चाहते हैं तो जो मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूं, उन 4 तरीकों को आप पूरी तरह से इसको एग्जीक्यूट करिए। तो अब टेलर कौन सी 4 बातें बता रहे हैं वो देख लेते हैं। तो टेलर कहते हैं कि देखिए भाई, सबसे पहले तो सही कार्य विज्ञान विकसित किया जाए। दूसरी बात आपको करनी है, कामगारों का वैज्ञानिक तरीके से चयन किया जाना चाहिए, और उसके बाद भी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा है कि अब जो आपने एक अपना वर्क कल्चर बनाया है और जो तरीके से चुने गए जो कामगार हैं उनको आप साथ में लाइए। और चौथी बात ये कहते हैं कि भाई कामगार और जो प्रबंधक वर्ग है, मैनेजमेंट जो क्लास है, उसके बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। डिटेल में देखते हैं कहना क्या चाहते हैं ये। इनका मानना है, टेलर का मानना है कि देखिए, हर काम का एक सर्वोत्तम तरीका होता है। इनका मानना है कि किसी भी काम का एक सर्वोत्तम तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि काम को केवल कर देना होता है, उसके करने में फ़र्क होता है। तो जो भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आपको खोज करके निकालना है। और ये खोज करके आप निकाल कैसे पाएंगे? जब आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक विधि विकसित करके पुराने काम चलाऊ तरीके को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए पहले परंपरागत जो ज्ञान का भंडार है उसको पहले एकत्र किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको तालिकाबद्ध किया जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको अंततः कानून, नियम और यहाँ तक कि गणित के सूत्रों में बदल दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई हॉस्पिटल है। अब उस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या अगर 100 है और वहाँ मान लीजिए कि डॉक्टर्स डेली का ये वहाँ का एक फ्रिक्वेंसी है कि 100 मरीज यहाँ विज़िट करते हैं, और मान लीजिए वहाँ डॉक्टर हैं 5। तो अब ये देखना होगा कि ये जो 5 डॉक्टर हैं इनकी क्या टाइमिंग है,
कितने टाइम में कितने जो मरीज़ हैं उनको ये वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इन सब का पूरा एक क्या करना होगा, रिकॉर्ड बनाना होगा, इसको तालिकाबद्ध करना होगा, टेबलराइज फॉर्म में बनाना होगा। और उसके बाद जब आप किसी कंक्लूज़न में आओगे तो फिर उसके लिए कानून भी, नियम भी बना दिए जाएं। और ऐसा भी किया जा सकता है कि हाँ, इतने मरीज़, इतने डॉक्टर और इतना टाइम, इसका कोई एक फॉर्मूला बन रहा है तो भाई गणितीय सूत्र में भी उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये किसी भी संगठन को देखना होगा कि वो अपने जो उसने लोग रिक्रूटमेंट जिनका किया है उनका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता है। तो ये दैनिक कार्यों के लिए, सभी कामगारों पर दैनिक कार्यों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि इससे जो कामगार हैं मालिक की अनावश्यक आलोचना से बच जाएंगे। यदि ये नियत नहीं किया गया कि एक डॉक्टर को कितना समय देना है और कितने मरीज़ों को देखना है और उन मरीज़ों को कितने समय में देख लेना है, अगर ये सब तय नहीं किया गया है तो फिर आलोचना होगी। तो अगर तय कर दिया जाए इंडिविजुअल लेवल पे कि भाई आपके इतना स्लॉट है, इतने आपको पेशेंट्स देखने हैं, दूसरे का इतना स्लॉट है, इतने पेशेंट्स देखने हैं, ये फिक्स कर दिया जाए, तो जितना ज़्यादा हम इनको काम का सूक्ष्म रूप से जितना विभाजन करते जाएंगे उतना ही मैनेजमेंट आसान होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो गई पहली बात जो ये बताते हैं कि भाई हर काम का एक बेस्ट तरीका होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप जिन कामगारों को चुन रहे हैं उसमें आप चुनने का तरीका रखिए वैज्ञानिक। जैसे कि हम बात करें यूपीएससी के एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी में CSAT को इंट्रोड्यूस किया गया और CSAT के साथ साथ एथिक्स पेपर को भी लाया गया मेंस में। तो यूपीएससी में ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो CSAT और दूसरा एथिक्स का पेपर, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इस टेलर के इस सिद्धांत के। तो टेलर कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप पहले ही एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका बना लीजिए जिससे आपको वही लोग रिक्रूटमेंट के लिए मिलें जैसे लोग आप चाहते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को यूपीएससी के सिलेबस में डालने का यही आशय था कि भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके एथिकल वैल्यूज़ काफ़ी हाई हों, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी हो। तो ये दो बातों को देखते हुए इन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। फिर क्या कहते हैं टेलर कहते हैं कि भाई अब आपने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया तो करने के बाद उनका फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। केवल उनको चुन लेना काफ़ी नहीं है, उनका डेवलपमेंट भी आपको करना होगा। तो इनका मानना है कि प्रत्येक जो कामगार होता है उसमें विकास की असीम संभावनाएं होती हैं और उनको अगर क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो फिर ऐसा किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरी बात ये बताते हैं, ये कहते हैं कि भाई अब आपने वैज्ञानिक ढंग से लोगों को चुन तो लिया और जो आपने कार्य विज्ञान बना लिया, यानी कि जिन लोगों को चुना गया है उनको जो काम करना है उसका एक करने का तरीका, आपने बेस्ट तरीका खोज निकाला। अब भाई इन दोनों को साथ में भी तो करना है ना, क्योंकि अगर इन दोनों को, अगर आपने बहुत अच्छा व्यक्ति चुन लिया है और आपने उस व्यक्ति से जो काम कराना है उस काम करने का बहुत अच्छा तरीका भी निकाल लिया है, ईजाद कर लिया है, लेकिन यदि ये व्यक्ति ये काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा, ये तो इस तरीके में अडॉप्ट कर ही नहीं पाएगा, तो कोई मतलब नहीं फिर। तो इसलिए इनका कहना है टेलर का कि भाई जब कोई व्यक्ति विज्ञान को, यानी काम करने के तरीके को और कामगार को एक साथ नहीं ला पाता है तो सारा जो अब तक मेहनत की गई सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए। और टेलर ये भी मानते हैं कि देखिए जो काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहता है उस जॉब के थ्रू, तो वो तो हमेशा रेडी रहता है। टेलर मानते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट रहता है ना उसकी तरफ से कमी होती है, वो ठीक तरीके से इन दोनों को जोड़ नहीं पाते, यानी कि काम जो करना है उसका तरीका और जिस व्यक्ति को चुना गया उन दोनों को साथ में ये लोग ला नहीं पाते हैं। अगली बात, कामगार और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्व का विभाजन।
तो देखिए, जितना ज़्यादा क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न होगा, उतना ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ से विरोध कम होता जाएगा। इनका मानना है कि होता क्या है जनरली, परंपरागत रूप से, कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है सारा जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाल दिया जाता है, ये परंपरागत। लेकिन जो अब नया प्रबंधन आ रहा, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें कामगार और प्रबंधन दोनों के बीच बराबर उत्तरदायित्व रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बिल्डिंग बनानी है और इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग हैं उनको केवल ये बोल दिया गया है कि आपको ये दीवार, हर फ्लोर की जो दीवार है वो बना डालनी है, लेकिन उनको नहीं बताया गया कि जो दीवार बनानी है उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसका रेशियो क्या होना चाहिए। उनको नहीं बताया गया है। उनको नहीं बताया गया है कि कितने टाइम में एक साइड की दीवार बन जानी चाहिए और उस हिसाब से दिन भर में कितना काम होना चाहिए। तो ये सब अगर उनको वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया गया है तो उनकी तरफ से कमियां होंगी। जब उनकी तरफ से कमियां होंगी तब फिर दोनों का नुकसान होगा इसमें। तो इस तरह से ये कहते हैं कि भाई जो उत्तरदायित्व है ये दोनों के ऊपर रहना चाहिए। मैनेजमेंट का फेलियर होगा अगर वो काम को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए, फिर यहाँ पे कामगार की कमी नहीं मानी जाएगी, कमी मानी जाएगी मैनेजमेंट की। तो इस तरह से पारस्परिक निर्भरता हो जाती है अगर क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न हो जाए। अब देखिए, टेलर 4 बातें टेलर ने बताई। पहली बात क्या बताई कि आप ऐसा है कि बेस्ट तरीका पहले तो निकालो, खोज निकालो काम करने का। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि यार लोगों को जिनको आप चुन रहे हो उसको वैज्ञानिक तरीके से चुनो। तीसरा इन्होंने बताया कि भाई अब जो आपने काम करने का तरीका खोज निकाला है और जो आपने व्यक्ति चुना है इन दोनों को साथ मिलाओ। फिर चौथा इन्होंने बताया कि भाई जिम्मेदारियों का क्या होना चाहिए, इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। 4 बातें बताई। अब टेलर कहते हैं इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूँ मानसिक क्रांति के बारे में, एक बताना चाहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में, एक बताना चाहते हैं कार्य अध्ययन और कार्य मापन। इसकी वाली बात, ये वाली बात तो हो गई, इन्हीं 4 में से आ गई, लेकिन ये 2 बातें नई हैं। फिर ये कहते हैं औजारों का मानकीकरण, ये बात भी नई है। फिर ये कहते हैं कामगारों का चयन और प्रशिक्षण, ये वाली बात तो हो चुकी। कार्य का निर्धारण, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं प्रोत्साहन योजनाएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि देखिए व्यक्तिगत कार्यकलाप के रूप में नियत कार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि ट्रेड यूनियन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जो कामगार हैं उनके हित के लिए ही योजनाएं बना रहे हैं। और अगली बात कहते हैं कि भाई इतना अच्छा तरीका हर टास्क का होना चाहिए कि उसको फिर एक विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सके। अब ये एक एक करके हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बातें बताई। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक क्रांति की। टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति का क्या मतलब है? टेलर का कहना है कि देखिए, जो काम करने वाला जो वर्ग है, जो लेबर क्लास है, जो कामगार है और जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, ये जो 2 हैं, इन दोनों ही वर्गों को सारा ध्यान इस बात पे लगाना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। क्या? प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। इनका भी फोकस इसमें होना चाहिए और इनका भी फोकस इसमें होना चाहिए। बिना ये सोचे कि प्रॉफिट कौन रख लेगा, प्रबंधन रख लेगा सारा प्रॉफिट या सारा प्रॉफिट कामगार में वितरित हो जाएगा, बिना इस बात की परवाह किए सारा फोकस पहले किस में होना चाहिए? पहले तो भाई प्रॉफिट बढ़ाने में होना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रॉफिट करो कि जब तक ये ना हो जाए कि अब इस प्रॉफिट को डिवाइड कैसे किया जाए। ये प्रश्न बाद का है, पहला प्रश्न है कि प्रॉफिट बनेगा कैसे। तो टेलर कहते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है और कामगार है, दोनों को अपना जो फोकस है वो किस पे रखना चाहिए? प्रॉफिट। लेकिन ये बात तो बड़ी आदर्श बात हो गई। ऐसा कहाँ होता है? प्रबंधन को चिंता बनी रहती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसका ज़्यादा हिस्सा कामगार के पास चला जाए, और कामगार को ये चिंता बनी रहती है कि यार हम तो कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन हमें प्रॉफिट का कुछ शेयर नहीं मिल रहा है। तो दोनों का एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास कैसे हो? तो ये विश्वास के लिए एक क्रांति की ज़रूरत होगी। मतलब ये बड़ी आदर्श स्थिति है जो टेलर कह रहे हैं, ये बड़ी आदर्श स्थिति है कि इनको इन पे और प्रबंधन को कामगार पे पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, जो प्रॉफिट होगा उसको एक सही अनुपात में वितरित किया जाएगा। ये हो पाना बड़ा मुश्किल है, पर टेलर कहते हैं कि हाँ मुश्किल है, इसलिए तो क्रांति शब्द का प्रयोग किया है।
तो इनका कहना है कि देखिए भाई क्रांति की ज़रूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इसको प्रॉफिट को उन्होंने क्या बोला, अधिशेष बोला। इन्होंने कहा कि यार अधिशेष के विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना है, यानी कि फल की चिंता नहीं करनी है, आप कर्म पे केवल ध्यान दीजिए। एक साथ अपना ध्यान तब तक मोड़ना चाहिए जब तक अधिशेष इतना बड़ा ना हो जाए कि इसे कैसे विभाजित किया जब विवाद खड़ा ना हो जाए। माने वो कह रहे हैं कि इतना काम करो, इतना काम करो, इतना प्रॉफिट हो जाए कि जब लग जाए कि ये प्रॉफिट कैसे बटेगा इसका विवाद हो, तब तक आपको काम करना है। फिर कहते हैं कि नहीं विवाद नहीं होगा, तो क्या विवाद हो जाएगा? नहीं, इनका कहना है विवाद नहीं होगा। इनका कहना है कि भाई उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसके बारे में इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। दोनों को एक दूसरे का विरोध करने के स्थान पर सही दिशा में अधिशेष को बढ़ाने का एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें महसूस करना चाहिए कि मैत्रीपूर्ण सहयोग और पारस्परिक सहायता, ये किसके लिए कह रहे हैं? यही दोनों जो वर्ग हैं, प्रबंधन के लिए और जो कामगार हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैत्रीपूर्ण जो सहयोग होगा इनका और जो पारस्परिक सहायता होगी, इसी की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। और जब एक बार बढ़ोतरी हो जाएगी तब, ऐसा कौन मान रहा है? टेलर। ऐसा होता है कि नहीं होता है ये बात नहीं कहा जा रहा है, ये टेलर मानते हैं ऐसा कि जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तब कामगारों की मजदूरी बढ़ाने और प्रबंधक वर्ग का लाभ बढ़ाने की गुंजाइश भी बढ़ती है। इसलिए दोनों तरफ से अपेक्षित है, हो जाएगा ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अपेक्षित है। तो कहने का मतलब ये है कि टेलर मानते हैं कि यार उनको ये अनुभूति होना आवश्यक है कि उनके जो पारस्परिक हित हैं वो प्रतिकूल नहीं हैं। मतलब कामगार को ये समझना चाहिए कि यदि प्रबंधक का फ़ायदा हो रहा है, यदि कंपनी के मालिक का फ़ायदा हो रहा है, तो उस फ़ायदे में इनका नुकसान नहीं है। और इसी प्रकार से मालिक को भी समझना चाहिए कि यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इस प्रॉफिट के बढ़ने से ऐसा नहीं है कि सारा फ़ायदा केवल कामगारों में बढ़ जाएगा। तो ये अपेक्षा रखी जाती है कि ये इनको अनुभूति होनी चाहिए, ये बोध इनको होना चाहिए। तो ये बड़ी पहली बात जो इन्होंने बोल दी, ये बड़ी आदर्शवादी बात है जो संभव नहीं हो पाती है। और एक और बात है कि इनके ऐसे बोलने की वजह से मौका मिल जाता है किनको? जो उद्योगपति होते हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि हाँ भाई टेलर ने तो कहा है ऐसा, अब टेलर ने ऐसा कहा है कि प्रॉफिट पे पहले फोकस करो, डिस्ट्रीब्यूशन पे बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा व्यवहारिक तरीके से हो नहीं पाता है, इसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो टेलर तो ये मानते हैं कि यार इससे न केवल जो मालिक है उससे और जो लेबर है उससे, बल्कि ये तो कहते हैं कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे फिर रेट कम हो जाएगा। अगर किसी कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, माल की सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो भाई टर्नओवर अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट वैसे ही उनका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से टेलर का मानना है कि कर्मचारी, कामगार और उपभोक्ता के हित में कोई संघर्ष नहीं है। ठीक है, ये बहुत आदर्शवादी बात है। अब आगे बात करते हैं प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर का क्या मानना है? टेलर के पहले जो पारंपरिक प्रशासन था, लोक प्रशासन था, उसमें ये माना जाता था कि एक जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको आदेश एक तरफ से ही मिलना चाहिए, उसको कई तरफ से आदेश नहीं मिलना चाहिए। लेकिन टेलर का मानना है नहीं, ऐसा नहीं, आदेश दो तरफ से मिलना चाहिए। एक, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो 4 लोग इसमें होने चाहिए, और 4 लोग जो प्लानिंग बनाई गई है उसको एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए होने चाहिए। मतलब जो कामगार है कामगार को एक समूह 4 लोगों का, फोरमैनशिप बोला ना, 4 यानी 4, तो 4 लोगों का जो समूह है वो ये बताएगा कि भाई काम करना कैसे है, प्लानिंग, और 4 लोगों का समूह ये बताएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ, यानी एक तरह से ये नज़र रखेगा। तो इसका काम होगा कि काम हुआ या नहीं ये फॉलो अप लेता रहे, और इसका काम है कि उस काम को करना कैसे ये बता दे। तो ये प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें 8 भिन्न भिन्न विशेषज्ञ पर्यवेक्षकों से आदेश प्राप्त होता है। तो यानी कि यहाँ पे इनका मानना है टेलर का कि इससे होगा क्या, कि इससे विशेषज्ञ पर्यवेक्षक बन जाएंगे, यानी कि जो लोग केवल प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, और जो लोग फॉलोअप ले रहे हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ वो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके बाद
बड़ी वैज्ञानिक बात टेलर कहते हैं कि भाई कार्य का अध्ययन करो और कार्य का मापन करो। कार्य का अध्ययन करो और कार्य का मापन करो। जैसे मान लीजिए कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मापा गया कि भाई पूरा सिलेबस जीएस मेंस का जो है, यदि उस पूरे सिलेबस को कवर किया जाए तो मान लीजिए कि 3 घंटे एक दिन में क्लास हो रही है। तो इस तरीके से यदि 10 महीने क्लास हो, यानी कि 300 दिन क्लास हो, तो 3 घंटे के हिसाब से लगभग 900 घंटे हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये कार्य को माप लिया गया। अब कार्य को माप लिया गया तो इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा कि यार हर महीने इतने यूनिट खत्म हो जानी चाहिए, इस यूनिट को कराने में इतना समय, इस यूनिट को कराने में इतना समय। तो इससे क्या होगा, इससे जब नियत कार्य हो जाएगा और उसका मापन भी हो जाएगा तो ये इसी को कह दिया जाएगा वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी कि यूनिट समय मापना और अध्ययन करना। और इसके लिए टेलर ने बाकायदा क्या किया था, अलग अलग कामगारों द्वारा काम लिया और उसका प्रॉपर स्टॉप वॉच से उसने पूरा कैलकुलेशन किया था कि ये काम इतनी देर में ख़त्म हो जाता है, ये काम इतनी देर में ख़त्म हो जाता है। तो इससे इनका कहना कि फ़ायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कामगार होगा वो टाइम पास नहीं करेगा, उसका इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, उसका ध्यान नहीं भटकेगा। तो धीमी गतिविधियों और भ्रांतियों को भी हटाता है, क्योंकि हो सकता है कि नया व्यक्ति आ जाए, वो कह दे इतने कम समय में ये वाला काम संभव ही नहीं है। तो क्योंकि उसका मापन कर लिया गया है तो आप कह सकते हैं कि नहीं भाई ये काम तो इतने में हो चुका है, पहले किया जा चुका है, तो ये किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनावश्यक जो गतिविधियाँ होती, टाइम पास वाली चीज़ें, उसका उन्मूलन करना हो, उसका तो न केवल उन्मूलन हो जाएगा बल्कि धीमी गतिविधियों और भ्रांतियों को भी हटा देगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ तरीका इस तरीके से काम हो जाएगा। अगली बात कहते हैं औजारों का मानकीकरण। तो ये वाली जो बात है औजारों का मानकीकरण, इसको ऐसे समझिए कि ये बात जो है ये ज़्यादातर जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पे ये लागू होती है कि भाई वहाँ जो औजार हैं उनका, अब जैसे अगर कोचिंग के ही संदर्भ में अगर बात करें तो औजारों का मानकीकरण का मतलब ये है कि भाई जो नोट्स हों वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हों, जो टेस्ट पेपर बन रहे हों वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हों, जो क्लासरूम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल स्टैंडर्ड हो। तो सारी चीज़ें क्या हों, उनका एक मानक बना दिया जाए। तो इसी प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि संगठन में भी ऐसा किया जाना चाहिए। और कामगारों का चयन और प्रशिक्षण के बारे में बात तो हमने कर ही ली है, कार्य निर्धारण के बारे में भी बात कर ली गई है। अब प्रोत्साहन योजनाएं, हाँ ये देखिए जो कि हमको जनरली हर संगठन में ये दिखाई देता है कि भाई बोनस दीजिए। अगर कोई कामगार बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका मोटिवेशन बना रहे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको बोनस देना होगा। ऐसा करने से वो मोटिवेट हो जाएगा। बोनस केवल पैसे के रूप में बस में नहीं हो सकता है, उसको आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से यदि आप उसको अप्रिसिएट करते हैं तो ये भी एक तरह से बोनस ही इसको कह सकते हैं। तो आर्थिक बोनस भी होना चाहिए और दूसरे तरीके से भी बोनस होना चाहिए। फिर इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं टेलर, वो क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कार्यकलाप के रूप में नियत कार्य होना चाहिए। ये कहते हैं कि देखिए मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स की टीम को भेजा गया कि जाइए भाई वहाँ 500 मरीज़ हैं और उनको आपको 7 दिन में सारी चीज़ें उनको ओके करके आपको बताना है। अब यदि यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया कि इनका इंडिविजुअल लेवल पे भी इनको टास्क दिया गया, तो ये क्या होगा कि 5 के 5 जाएंगे और यहाँ पे यदि इनकी टीम स्पिरिट बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें हो सकता है कि कोई बहुत काम करे, कोई हो सकता है एक दिन में डेली 10 पेशेंट देख रहा हो, और हो सकता है कोई काम चोरी कर रहा हो, एक दिन में 2 ही पेशेंट देख रहा हो या ठीक तरीके से नहीं देख रहा हो। तो यदि टेलर का मानना है कि यार हर व्यक्ति का ना एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है। यदि आप उस डॉक्टर को बता देंगे कि भाई आपका ये बात नोटिस की जाएगी कि आपने एक दिन में कितने पेशेंट देख लिए, कितने पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया, कितने पेशेंट्स को सेटिस्फाई किया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उसमें मोटिवेशन आ जाएगा, काम करने के एक उत्साह आ जाएगा। ऐसा कौन मानते हैं, टेलर मानते हैं। तो टेलर का मानना है कि भाई अगर ऐसा कर दिया ना कि बस इनको बोला गया इतने मरीजों को देखना है, तो इसमें कोई एक अलसी आ जाएगा, एक कोई काम चोरी कर लेगा, और इस काम चोरी की वजह से जो उत्पादन है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल अटेंशन दे दिया, उसके काम को रिकॉग्नाइज़ किया हमने, उसको मोटिवेट करने के लिए उसको अप्रिसिएट किया,
तब फिर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात कहते हैं टेलर। अगली बात, टेलर का कहना है कि देखिए हम तो क्रांति की बात कर रहे हैं भाई, हम तो मानसिक क्रांति की बात कर रहे हैं। तो यार मानसिक क्रांति अगर हो रही है, मानसिक क्रांति का मतलब ही यही है कि जो काम करने वाला है वो काम बहुत सारा करे, प्रबंधक जो है वो भी जो है तो अच्छे से पूरा दिल लगा के पूरा मैनेजमेंट देखे। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे रेट भी कम किया जा सकता है। रेट कम किया जा सकता है, जो उपभोक्ता है उसको भी सामान सस्ते मिल जाएगा। तो उपभोक्ता का फ़ायदा होगा कि सामान सस्ते से मिला, प्रबंधक का फ़ायदा होगा कि भाई प्रॉफिट हुआ तो वो अच्छे से इन लोगों को सैलरी दे सकता है, इन लोगों का फ़ायदा है कि भाई सैलरी ज़्यादा हो गई, सबका फ़ायदा है। तो इसलिए टेलर कहते हैं कि यार फिर ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्या है। ट्रेड यूनियन का मतलब है एक ग्रुप जो कि कामगारों का क्या कर रहा है, कामगारों के लिए मांगे कर रहा है, कामगारों का हक दिलाने के लिए एक समूह बनाया गया जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्या है, ऐसा कौन मानता है, टेलर मानता है। क्योंकि टेलर का कहना है कि भाई हमने तो कह ही दिया है कि जब क्रांति होगी तो सबको फ़ायदा होगा, जब सबको फ़ायदा होगा तो ट्रेड यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, ऐसा टेलर मानते हैं। इसके बाद टेलर का यह भी कहना है कि देखिए अगर प्रबंध विकास को विज्ञान के रूप में देखा जाए तो इसके लिए विशिष्ट कानून प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेंस का सिलेबस हमने अभी जैसे देखा कि लगभग 900 घंटे का, मान लीजिए कि अगर ऐसे होता है, ठीक है, 900 घंटे से 1000 घंटे, एक हमने मोटा मोटा बना लिया कि अगर 1000 घंटे का समय लगता है मेंस का सिलेबस मान लीजिए कवर कराने में। तो भाई अब अगर हमने ये अध्ययन कर रखा है अच्छी तरह से, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया गया, तो इसके लिए कानून बनाया जा सकता है कि भाई 1000 घंटे का सिलेबस ख़त्म कराने की फ़ीस इतनी, और अगर यही सिलेबस अगर भाई 500 घंटे में कराया जाए तो उसकी फ़ीस इतनी। तो इस तरह से कानून बनाया जा सकता है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि टेलर कहते हैं कि आप जो है बहुत अच्छा विशिष्ट जो काम का तरीका है वो विकसित करिए। इससे क्या होगा, कानून को भी, इसको कानून बनाने में भी इसमें मदद मिल जाएगी। और ये बात उन्होंने किसके संदर्भ में बोली है, ये मजदूरों के संदर्भ में बोली है, कामगारों के संदर्भ में, कि भाई उनका एक बन जाए कि एक दिन में इतना काम और इतने काम का इतना वेतन, ये इसके ऊपर कानून बन जाए। अगर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर लिया गया है कि ये एक मजदूर सामान्यतया सामान्य परिस्थितियों में एक दिए हुए समय में इतना काम कर लेता है, तो उसके लिए कानून बनाया जा सकता है कि भाई इतनी मजदूरी तो इसकी इतने घंटे की होनी ही चाहिए। तो इस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब टेलर ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन अब टेलर का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन देखा जाए तो टेलर को दो इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई आपकी जो बातें हैं वो अमानवीय हैं और आप जो बातें करते हैं वो अलोकतांत्रिक करते हैं। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? हालांकि ऐसे है नहीं, अगर इनका ठीक तरीके से अध्ययन किया जाए टेलर की बातों का तो ऐसा है नहीं। जैसे टेलर क्या कहते हैं कि भाई श्रमिक का अधिकतम विकास किया जाए, तो ये तो भाई बड़ी बात बोल रहे हैं। आप इंडिविजुअली एक कामगार के लिए उसके डेवलपमेंट पे कोई जोर दे रहा है, तो ये टेलर पहले व्यक्ति थे जो कि व्यक्तिगत दक्षता पे बात कर रहे हों, ठीक है। और इनका ये भी टेलर का जैसे कहना था कि भाई जो जितना काम करे उसको उतना पैसा दो। तो ये भी एक लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होता है उसमें ये होता है कि भाई सबको समानता मिले। तो अलोकतांत्रिक इनको नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर दो व्यक्ति हैं, इसमें से एक कम काम कर रहा है और दूसरा ज़्यादा काम कर रहा है, अब अगर दोनों को समान वेतन दिया जाएगा तो जो दूसरा ज़्यादा काम कर रहा है उसका तो भाई काम का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, अगर उसको कम वेतन दिया जा रहा है। तो ये टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं जो जितना काम करे उसको उतना वेतन मिले। तो भाई जो वेतन मिलने की दर है वो तो समान हो गई ना। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का जो समानता का सिद्धांत है उसको तो टेलर जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो टेलर को इस तरह से अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समानता के जो सिद्धांत है उसका ये वॉयलेशन नहीं करते हैं। फिर देखिए टेलर जो है मानसिक क्रांति की भी बात करते हैं, है ना। एक आदर्श बात इन्होंने की थी कि भाई दोनों का ध्यान जो है उत्पादन पर होना चाहिए, प्रॉफिट पर होना चाहिए। फिर जब उत्पादन बहुत सारा हो जाएगा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, प्रॉफिट जब हो जाएगा तो फिर आपस में बांट लेना। लेकिन समस्या ये है कि जो
उद्योगपति हैं उन लोगों ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया और जो सारा प्रॉफिट था उसका जो अनुपात था वो सही अनुपात नहीं बनाया और सारा का सारा जो है फ़ायदा खुद ले लिया। अच्छा, इसके पहले टेलर के पहले जो पारंपरिक संगठन का जो ढांचा होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी किसको दे दी जाती थी? जो कामगार होता था। लेकिन टेलर ने पहली बात कहा कि नहीं भाई, प्रबंधक को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी काम की। तो ये टेलर पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से टेलर तो देखा जाए तो श्रमिकों के हित में काफ़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन बेचारे टेलर का दुर्भाग्य ही है कि जो उद्योगपति हैं उन लोगों ने इनकी बातों का बड़ा दुरुपयोग किया। तो इस दुरुपयोग की वजह से ही इनकी आलोचना थोड़ा ज़्यादा हुई। उन्होंने जो बेचारे श्रमिक हैं उनके विकास पर ज़्यादा उद्योगपतियों ने ध्यान नहीं दिया और लाभ की हिस्सेदारी भी जिस अनुपात में होनी चाहिए वो दी नहीं गई। तो इसका दोष टेलर को नहीं दिया जा सकता कि भाई वैज्ञानिक प्रबंधन में कोई दोष है। हाँ, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि इनकी बहुत सारी जो बातें हैं सारी की सारी सही हैं। कुछ बातों में कमियां हैं, जैसे कि टेलर कहते हैं कि टेलर जो हैं इनका सारा फोकस केवल उत्पादन लागत पर है। ये बाहर के वातावरण को समझने में थोड़ा सा विफल रहे हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि भाई आप प्रोडक्शन खूब सारा कर दो, उसकी सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी और उसका रेट डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिसको कोई व्यक्ति चाह करके भी ज़्यादा उपभोग नहीं कर सकता। जैसे कि नमक। अब नमक कितना ही आप सस्ता कर देंगे, लेकिन जिसको नमक की तो आवश्यकता सीमित ही है ना, असीमित तो नहीं है कि असीमित मात्रा में नमक को लिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, कोई कार जो है, कोई बाइक जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको ज़्यादा उत्पादन करने पे और अगर रेट कम हो जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। यानी लोगों के पास कार का कलेक्शन होता है, लोगों के पास बाइक का कलेक्शन होता है, जिनके पास जिस तरह से हैसियत है उस हिसाब से। लेकिन किसी के पास नमक का कलेक्शन नहीं होता। नमक तो सबके पास भाई हर घर में सबका जो उपयोग करने की सीमा है सीमित है। तो बहुत सी वस्तुएं इस तरह से भी होती हैं। फिर अगली कमी क्या है? जो ये प्रबंधन का इनका सिद्धांत है, ये संगठन को पूर्णता में नहीं देखता है। कैसे नहीं देखता? क्योंकि सारी बात इन्होंने कर्मचारियों पर की कि कर्मचारियों की भर्ती अच्छे से करो, कर्मचारियों का बाद में ट्रेनिंग अच्छे से करो, कर्मचारियों को और जो काम करने का तरीका है उसको साथ में लाओ। सब कुछ कर्मचारी की उच्च स्तर की बात ही नहीं की जा रही है। तो होता ये है कि उच्च स्तर में अगर सुधार नहीं होगा, उच्च स्तर पे बिल्कुल बात नहीं की इन्होंने, उच्च स्तर पर अगर बात नहीं की जाएगी तो निम्न स्तर में सुधार नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक तौर पे देखा गया। फिर इसके बाद जो इन्होंने ये कहा कि भाई जितना कार्य उतना वेतन, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि सामूहिक जो भावना होती है उसका एक तरह से ये विपरीत कह सकते हैं कि काम करता है। सामूहिक भावना नहीं बन पाती, क्योंकि हर व्यक्ति जो बेचारा कमज़ोर है उसको ये लगता है कि यार मैं तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे ही नहीं रहा हूँ, तो उसमें हीन भावना आने लगती है। और जो अच्छा काम कर रहा होता है वो सही रहता है। तो इसकी वजह से एक टीम स्पिरिट नहीं बन पाती है। फिर इसके बाद टेलर को अमानवीय तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भाई वो केवल आर्थिक प्रेरणा पे बात कर रहे हैं, इंसेंटिव की जैसे हमने बात की थी, जबकि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी होता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन लेवल ऊपर करने के लिए पैसा की ही ज़रूरत हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ये होता है कि भाई मालिक हमसे बात अच्छे से करे, पैसा हमको चाहे भले थोड़ा कम दे दे लेकिन बात हमसे अच्छे से करे। तो उनसे अगर बात अच्छे से ना की जाए, तू तड़ा करके बात कर दिया, तो इसी में खिन्न हो जाते हैं और उसके बाद वो जो है काम छोड़ देते हैं। तो और इसी तरह से कुछ सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों को भी देखना होता है कि भाई उनके साथ भेदभाव का व्यवहार तो नहीं हो रहा है। भले ही ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, लेकिन यदि भेदभाव का व्यवहार उनके साथ हो रहा होगा, यदि उनको ये महसूस कराया जाएगा कामगारों को कि भाई वो एक जाति विशेष से बिलोंग करते हैं और उस वजह से उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि वो काम छोड़ देगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाई जो टेलर का सिद्धांत है उसको अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ जो इन्होंने तकनीक विकसित की है वो आज भी उपयोगी है। और टेलर मात्र एक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, बल्कि उत्कृष्टता का एक चरम बिंदु इनको माना जा सकता है। जो इनकी बातें हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल की हमेशा बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके विचार जो है आप खुद भी समझ गए होंगे। आज के अगर जो संगठन हैं उसमें उनके साथ जब आप तुलना करें तो उनकी टेलर की बातें काफ़ी हद तक प्रासंगिक हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी।
फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।